हेलो स्टूडेंट्स, राहुल जलान दिस साइड। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा शुरू करने जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिस हिस्से को जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस हिस्से पर ही आधारित होता है इसका नेक्स्ट हिस्सा, यानी कि 3D ज्योमेट्री। आप लोगों ने क्लास 11 के सिलेबस में फिजिक्स में जो वेक्टर पढ़ा था, समहाउ वही कुछ हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे होते हैं। यानी कि क्लास 11 में जिन बच्चों को वेक्टर का सिलेबस आसान लगा होगा, उन्हें यहाँ पर भी बहुत ज्यादा सहूलियत महसूस होनी है। तो बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो तरह से बांटते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर होता क्या है कि वो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड तो हो सकता है लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो, तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? स्केलर। Scalar means those physical quantities which have magnitude only but no any direction are called scalar quantities. Scalar के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसा कि मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, एरिया एटसेट्रा। तो ये बहुत तरह का एग्जाम्पल बन सकता है स्केलर के लिए। बच्चों, वेक्टर किसे बोलते हैं? तो वो सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मास के साथ साथ यानी कि क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, तो उन सबों को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर। यानी कि ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। जिसका एक एग्जांपल होता है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। बहुत सारा एग्जांपल बन सकता है और हमें इस चैप्टर में इसी वेक्टर के बारे में जानना है, जो कि हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, जानो कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग दो तरीकों से बोल सकते हैं। वो क्या क्या? तो एक तो हो जाता है स्केलर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? दूसरा जो है दीज आर वेक्टर्स। स्केलर में बच्चों क्या होता है? क्वांटिटी ओनली और नो डायरेक्शन। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। और वेक्टर जो होता है बच्चों, उसमें क्या होता है? क्वांटिटी एज वेल एज डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो वो भी आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले जाओ। वो क्या क्या? जैसा कि हम लोग जानते हैं स्पीड, मास, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर एटसेट्रा। तो ये कई सारे एग्जाम्पल स्केलर का हो सकता है। उसी तरह से वेक्टर के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है वेक्टर का एग्जाम्पल? तो आप लोग ही बताओ। फोर्स, टॉर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। ऐसा कई सारा एग्जाम्पल वेक्टर का भी हो सकता है। तो बच्चों, हम लोगों को चैप्टर में सिर्फ वेक्टर के बारे में पढ़ना है और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। बच्चों, हम लोग किसी भी वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम लोग इस लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किए। इस लाइन सेगमेंट में एक डायरेक्शन देना जरूरी होता है, जो कि दर्शाता है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर से किधर है। वो इस दिशा से इस दिशा की तरफ है। आप जानो कि ये लाइन सेगमेंट यहां से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है। इस वजह से इस लाइन सेगमेंट के इनिशियल पॉइंट को हम लोग यहां पर दर्शाते हैं और इसे बोलते भी हैं इनिशियल पॉइंट। और ये पॉइंट जहां पर कि ये लाइन सेगमेंट टर्मिनेट हो रहा है, उसे हम लोग नाम दे देते हैं टर्मिनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर ये जो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, इस वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है ए बी, और इस ए बी के ऊपर हम लोग एक एरो दर्शा देते हैं
और a से b के तरफ एरो ये दर्शाता है कि इस वेक्टर में a जो है दैट मीन इज इनिशियल पॉइंट और b जो है बच्चों वो क्या है, वो टर्मिनल पॉइंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो ये लाइन सेगमेंट की जो लंबाई होगी वो रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और इस लाइन सेगमेंट का जो डायरेक्शन होगा यही डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है इस वेक्टर के डायरेक्शन को। सामान्य तौर पर किसी भी वेक्टर को हम लोग एक सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि इस वेक्टर को मान लेते हैं कि स्मॉल लेटर a से रिप्रेजेंट किए, तो वेक्टर है ये, इस बात को दर्शाने के लिए इसके ऊपर एक एरो भी अपने को देना पड़ता है। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आप लोग जान लो कि इस वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होगा AB का मॉड। ओके स्टूडेंट, या फिर इसे हम लोग एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या, इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मॉड, या फिर एक और तरीका हो सकता है, और वो तरीका है सिंपली इस लेटर को हम लोग लिख देंगे और इसको अगर हम लोग बोल्ड कर देते हैं तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है इस वेक्टर का। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों अब हम लोग जानते हैं अलग अलग टर्म्स के बारे में जो कि वेक्टर अलजेब्रा में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर्स क्या होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओके, जैसे कि ये एक वेक्टर है AB और इस वेक्टर को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया इस लाइन से, और इस लाइन का ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, और उसके डायरेक्शन को हम लोग दिखा दे रहे हैं कि वो A से B की तरफ है। तो अगर बच्चों यहां से यहां तक की दूरी 1 यूनिट हो, ओके, यानी कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 यूनिट हो, जिसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो AB के रूप में, या फिर अगर इस वेक्टर को हम लोग स्मॉल a से दर्शा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल a, या फिर इसे हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, स्मॉल a इस तरह से बोल्ड कर देंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैग्नीट्यूड जो होगा इस वेक्टर का अगर 1 के बराबर तो इसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। साथ ही साथ आप लोग जान लो कि यूनिट वेक्टर को दरअसल हम लोग इस तरह से नहीं बल्कि सिंपली A पर हम लोग कैप लगा देंगे। इस तरह से कैप लिखा हुआ अगर आपको कहीं पर नजर आता है तो वो दर्शाता है कि ये यूनिट वेक्टर है। जैसे A कैप मींस A यूनिट वेक्टर है, B कैप कहीं पर दिख रहा है तो ये भी यूनिट वेक्टर है, C कैप कहीं पर दिख रहा है तो ये भी यूनिट वेक्टर है। लेकिन यहाँ पर हम इस बात को नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बस मैग्नीट्यूड जो है वो कितना होता है बच्चों, 1 के बराबर। अब बच्चों हम लोग जानते हैं इक्वल वेक्टर्स के बारे में कि इक्वल वेक्टर जो है वो क्या होता है। अगर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का दोनों सेम हो जाए तो इस तरह के वेक्टर को बच्चों हम लोग क्या नाम देंगे, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का दोनों सेम हो। यहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि इनिशियल पॉइंट क्या होगा दोनों वेक्टर का। अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो भी वो इक्वल वेक्टर हो सकता है, और अगर इनिशियल पॉइंट अलग अलग है तो भी इक्वल वेक्टर हो सकता है। जैसे कि ये एक वेक्टर है AB, इसका इनिशियल पॉइंट ये है और इसका इनिशियल पॉइंट ये है, दिस इज वेक्टर AB। ओके स्टूडेंट, और ये कोई दूसरा वेक्टर है CD और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट C है और ये टर्मिनल पॉइंट B है, और इस वेक्टर को हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि AB की मैग्नीट्यूड और CD की मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो और साथ ही साथ AB और CD की डायरेक्शन भी सेम हो तो हम लोग इन दोनों को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब बच्चों हम लोग जानते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर के बारे में। निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक वेक्टर AB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका इनिशियल पॉइंट A है और टर्मिनल पॉइंट B है,
लेकिन यहां से यहां तक का डायरेक्शन जो है वो किधर से किधर होगा, इनिशियल से टर्मिनल पॉइंट की तरफ। लेकिन अगर कोई दूसरा वेक्टर ऐसा हो जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि बी जो है वो उसका इनिशियल पॉइंट हो जाए और ए जो है वो उसका टर्मिनल पॉइंट हो जाए, तो बताओ तो वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। और इस वेक्टर को दरअसल हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे? बी ए से। यहां पर ए जो है दिस इज इनिशियल पॉइंट और बी जो है दैट इज टर्मिनल पॉइंट। यहां पर ये बी इनिशियल पॉइंट हो जा रहा है और ये जो ए है दैट विल बिकम्स टर्मिनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो आप देख रहे हो कि ए बी और बी ए दरअसल एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि बी ए इज एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट, तो बी ए जो होगा वो ए बी का निगेटिव के बराबर होगा। अब कुछ दो बातों को देख लेते हैं। ए और बी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना है, यानी कि ये वेक्टर और ये वेक्टर, इस वेक्टर को अगर हम लोग ए से रिप्रेजेंट करें और इस वेक्टर को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करें तो आप जानोगे ये दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है, यानी कि इसका डायरेक्शन अगर इस दिशा में है तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में b होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा a का वो पक्का बराबर होगा b के मैग्नीट्यूड के। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग जानते हैं जीरो और नल वेक्टर के बारे में कि जीरो और नल वेक्टर होता क्या है। एक अमिताभ बच्चन का फेमस डायलॉग है कि मैं जहां पर खड़ा हो जाता हूं लाइन वहीं से शुरू होती है। उसी तरह से जीरो और नल वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, मैं जहां पर शुरू होता हूं मैं वहीं पर खत्म भी हो जाता हूं। यानी कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो, जहां से मैं शुरू होता हूं खत्म भी वहीं पर हो जाता हूं, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग बोलेंगे जीरो और नल वेक्टर। साफ सा बात है कि चूंकि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह स्थित है तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की दूरी यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। इसी वजह से इस वेक्टर का नाम भी हो जाता है जीरो वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्या जीरो वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स होता है, तो आप जवाब दोगे नहीं कि जीरो वेक्टर का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ होता है। तो आप बताओ इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम ही जगह है तो क्या आप निर्धारित कर सकते हो कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट का डायरेक्शन क्या है? नहीं निर्धारित कर सकते हो। इस वजह से जीरो और नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है और कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है। तो पूछा जाता है कि पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि जीरो का अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप जीरो से किसी लार्ज नंबर को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो लार्ज नंबर भी जीरो में तब्दील हो जाएगा। यानी कि जीरो का अपना सिग्निफिकेंस है, वो हम लोग चैप्टर के दौरान आगे देखते जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होता है। कोइनिशियल वेक्टर जैसा कि नाम से ही हम लोग देख रहे हैं कि वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो सारा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे कि ये इनिशियल पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो आप गौर करो कि ए बी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ए सी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ए डी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये होगा और ए ई वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बच्चों ये होगा। इन सारे वेक्टर्स में यानी कि ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर और ए ई वेक्टर, आप गौर करो कि सबों का इनिशियल पॉइंट सेम है लेकिन टर्मिनल पॉइंट अलग अलग है। ओके, तो आप जानो कि वो सारा वेक्टर, ये सभी का सभी जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो लेकिन टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, तो वो हमेशा एक कोइनिशियल वेक्टर कहलाएगा। आप बताओ कि क्या कोइनिशियल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि हम लोग मान लो इसी लाइन को आगे खींच देते हैं यहां तक और इसे लिख देते हैं F। ओके,
तो यहाँ पर बताओ ए एफ जो है ये भी इन सबों का कोइनिशियल वेक्टर है, लेकिन ए बी और ए एफ दोनों पैरेलल भी तो हुआ, ए बी की डायरेक्शन और ए एफ की डायरेक्शन दोनों सेम, यानी कि दो कोइनिशियल वेक्टर पैरेलल नहीं भी हो सकता है, पैरेलल हो भी सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। आप गौर करो, अगर ये वेक्टर है ए ई तो ए ई जो है ए एफ या ए बी के एंटी पैरेलल भी हो सकता है। अब आप बताओ कि क्या कोई इनिशियल वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। सामान्य तौर पर यहाँ पर जितने भी वेक्टर्स हम लोग दिखा रहे हैं इन सबों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर भी हो सकते हैं। अब बच्चों हम लोग जान रहे हैं कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। कोलिनियर वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो सारा वेक्टर जिसका लीनियर सपोर्ट सेम हो, यानी कि एक ही लाइन पर बहुत सारे वेक्टर्स हैं। जैसे कि ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए है, ये पॉइंट जो है हम लोग मान लेते हैं बी है, और ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं सी है, ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं डी है। बहुत सारे पॉइंट हैं एक लाइन पर, या इसे एक सपोर्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से हम लोग बहुत सारा एरो सिस्टम लगा रखे हैं जो कि अलग अलग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर कई सारा वेक्टर हो सकता है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट बी है और मैग्नीट्यूड इतना रहा होगा। दूसरा वेक्टर है दैट इज बी डी, ये वेक्टर जो है बीडी का इनिशियल पॉइंट बी है, टर्मिनल पॉइंट बी है, मैग्नीट्यूड इतना और डायरेक्शन बी से डी की तरफ। और भी वेक्टर हो सकता है दैट इज सीडी। सीडी में क्या खासियत है कि सीडी का इनिशियल पॉइंट सी है, टर्मिनल पॉइंट डी है और ये इसका डायरेक्शन सी से डी के तरफ है और मैग्नीट्यूड इतना होगा। और भी हो सकता है बच्चों, और वो हो सकता है बीसी, और BC का इनिशियल पॉइंट B है, टर्मिनल पॉइंट C है और डायरेक्शन B से लेकर C के तरफ है। और भी हो सकता है दैट इज DA, DA का इनिशियल पॉइंट B है, टर्मिनल पॉइंट A है और इसका मैग्नीट्यूड इतना है और डायरेक्शन D से A के तरफ है। तो यहाँ पर मैंने जैसे 5 वेक्टर को दर्शाया, आप इस सेम सपोर्ट में ऐसा और भी वेक्टर निकाल सकते हो, जैसे AC हो सकता है, AD हो सकता है, CB हो सकता है, ऐसा कई सारे वेक्टर हो सकता है। तो वो सारा का सारा वेक्टर जो कि सेम लाइन सपोर्ट पर मौजूद हो, चाहे एक दिशा में भी हो या विपरीत दिशा में भी हो, उन सबों को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। नाम से भी पता चल रहा है कि एक ही लाइन पर व्यवस्थित हो, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर को ही हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, एक को बोलते हैं लाइन वेक्टर और एक को बोलते हैं अनलाइन वेक्टर। तो वो सारा कोलिनियर वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, यानी कि वो सारा कोलिनियर वेक्टर जो कि एक ही डायरेक्शन में हो, उन्हें हम लोग लाइन वेक्टर बोलेंगे। और वो सारा कोलिनियर वेक्टर जो कि विपरीत दिशा में हो, उसे हम लोग बच्चों क्या नाम दे देंगे? अनलाइन वेक्टर। जैसे कि इन सारे एग्जांपल में आप लोग बताओ, AB का डायरेक्शन इधर है, BD का डायरेक्शन इधर है, CD का डायरेक्शन इधर है, BC का डायरेक्शन इधर है, DA का डायरेक्शन इधर है। तो यहां पर AB, BD और BC, गौर करो, AB, BD और BC, AB, BD और BC, ये सारे के सारे वेक्टर एक ही दिशा में हैं। तो ये तीन जो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ये दरअसल लाइन वेक्टर कहलाएंगे। और अनलाइन वेक्टर किसे बोलेंगे कि यहां पर अभी तो देखो ये CD और DA जो यहां दिख रहा है, जिसे डबल सर्कल से हम लोग ने घेरा हुआ है, तो ये CD और DA जो है ये दोनों भी लाइन वेक्टर हैं, है या नहीं? ये दोनों भी लाइन वेक्टर है। कैसे हैं CD और DA? क्योंकि CD का डायरेक्शन और DA का डायरेक्शन ये दोनों भी सेम है, इस एक ही दिशा में, इसलिए CD और DA भी लाइन वेक्टर। तो अनलाइन वेक्टर इसमें कौन है? तो इन दोनों का कंपैरिजन करो, AB और CD, AB इधर, CD इधर। तो AB और CD कोलिनियर भी होना जरूरी है, एक ही लाइन सपोर्ट में है लेकिन विपरीत डायरेक्शन में, इसलिए AB
और CD अनलाइक वेक्टर कहलाएगा, BD और DA अनलाइक वेक्टर कहलाएगा, BA और BC अनलाइक वेक्टर कहलाएगा, और ऐसा कई तरह का पेयर आप लोग खुद से निकाल लेते हो। ओके स्टूडेंट, अब बच्चों हम लोग जानते हैं फ्री वेक्टर के बारे में कि ये जो फ्री वेक्टर है क्या होता है। कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि ये कोई वेक्टर हम लोग दर्शा रहे हैं A B से। ओके स्टूडेंट, A इनिशियल पॉइंट है, B टर्मिनल पॉइंट है, और इस वेक्टर का रिप्रेजेंट AB है। तो वैसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट को हम लोग बदल सकें, जैसे ये वेक्टर को उठा के हम लोग यहां ले आए, तो बताओ तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, डायरेक्शन भी सेम ही रहा, लेकिन पॉइंट बदल गया। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम लोग नाम C दे दिए, ये D दे दिए, तो ये वेक्टर जो है ये फ्री वेक्टर कहलाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन सेम रहे, लेकिन इनिशियल पॉइंट जो है जिसका हम लोग बदल सकते हैं, कहीं भी इनिशियल पॉइंट ला सकें। तो इस तरह के वेक्टर को बच्चों हम लोग क्या नाम बोलेंगे? फ्री वेक्टर। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है। लोकलाइज्ड वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसके इनिशियल पॉइंट को हम लोग ना बदल सकें। जैसे कि ये एक वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट A है, टर्मिनल पॉइंट B है, और डायरेक्शन ये दिया हुआ है A से B की तरफ। अगर हम इस वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सके, यानी कि इसके इनिशियल पॉइंट को नहीं बदल सके, तो उसे हम लोग बच्चों क्या नाम देते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर। और लोकलाइज्ड वेक्टर और फ्री वेक्टर में अंतर क्या होता है? आप लोग देखो कि जैसे कि ये आप लोग एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि हैंडपंप जो आप लोग घर में इस्तेमाल करते होगे अगर, तो उस हैंडपंप के हैंडल के बारे में आप लोग ध्यान से देखना। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से ये हैंडल इस तरह से कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट, ये हैंडल है हैंडपंप का, मान लेते हैं ये हैंडल है इस हैंडपंप का। ओके, तो आप जानो कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है नीचे के तरफ, ओके, मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, ये वेक्टर है। आप अगर इस वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर का पोजीशन बदल दो, यहां कर दो, तो क्या टॉर्क सेम रहेगा? इसमें टॉर्क है 10 into दिस लेंथ, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा ना, तो दिस पॉइंट दिस मैग्नीट्यूड into दिस लेंथ, और इस यही ये भी 10 न्यूटन का है फोर्स, लेकिन यहाँ पर टॉर्क अलग बन जाएगा। आप लोग ऐसे भी देखते होंगे, चापानल को अगर आप लोग हैंडल के जितने दूरी में जाके पकड़ोगे तो आपको काम करना आसान बनेगा, और जितना नजदीक ले जाओगे आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। यानी कि पॉइंट अगर हम लोग बदल सकें, किसी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट बदल सकें और रिजल्ट सेम आए, तो उस तरह के वेक्टर को हम लोग फ्री वेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट बदलने पर रिजल्ट बदल जाए, यानी कि वैसा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट को हम लोग नहीं बदल सके, उसे हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। यहाँ पर एक चीज और ऐड करेंगे, कभी-कभी लोकलाइज्ड वेक्टर हम लोगों को लिखना पड़ता है किसी गिवन वेक्टर के पैरेलल। आपको क्वेश्चन बोलेगा आपको AB वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है C, तो इस वेक्टर को भी हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर बोलेंगे एक सर्टेन कंडीशन में। यानी कि क्वेश्चन में बोलेगा कि इस वेक्टर के पैरेलल किसी डिफिनिट पॉइंट से, यानी कि पॉइंट इनिशियल पॉइंट नहीं बदले, तो उसे भी हम लोग क्या नाम दे देंगे बच्चों? लोकलाइज्ड वेक्टर। ओके, अब बच्चों हम लोग जानते हैं कोप्लानर वेक्टर्स के बारे में कि कोप्लानर वेक्टर होता क्या है। अगर हम लोग दो वेक्टर की बात करें, जैसे एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, दो वेक्टर तो हमेशा प्लानर होगा। दो वेक्टर किसी भी दिशा में हो तो वो दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेगा, यानी कि प्लेन जो होता है एक्चुअली दो लाइन से बनता है। तो कोप्लानर वर्ड का इस्तेमाल हम लोग दो वेक्टर के लिए नहीं करते हैं, मिनिमम 3 या उससे ज्यादा वेक्टर। तो वो 3 वेक्टर या उससे ज्यादा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन पर लाई करे, उन सारे वेक्टर्स को हम लोग बच्चों क्या नाम देंगे? कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि ये बोर्ड का प्लेन है, इस बोर्ड के प्लेन में ये वेक्टर है AB, ओके, ये A है और ये B है। कोई दूसरा वेक्टर है ये, दैट इज CD, ओके, जिसका इनिशियल पॉइंट C है, दूसरा D, और ये कोई तीसरा वेक्टर है दैट इज EF,
या एफ ही, तो ये तीनों जो है ये कोप्लानर वेक्टर कहलाएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों बोर्ड के प्लेन में अवस्थित है। अगर हम लोग कोई चौथा वेक्टर जो है वो GH मान लें और वो GH वेक्टर इस मार्कर के डायरेक्शन में है, दिस इज G एंड दिस इज F, तो ये GH जो है इन तीनों वेक्टर के कोप्लानर नहीं होगा, क्योंकि ये जो GH वेक्टर है वो इस प्लेन में मौजूद नहीं है बल्कि किसी और प्लेन में मौजूद है। तो कहने का मतलब कि 3 या 3 से अधिक वो सारा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में अवस्थित हो, उन सबों को हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों? कोप्लानर वेक्टर। चैप्टर के दौरान एक शब्द का इस्तेमाल होगा दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, यानी कि किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर आप लोगों को निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि वेक्टर चैप्टर जो है यहाँ पर मैथ्स में दरअसल कोऑर्डिनेट का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम लोग 3 एक्सिस x, y और z के रूप में लेते हैं, ठीक है, और अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है A और ये ओरिजिन है, ओके, तो अगर आपको इस पॉइंट का, क्योंकि पहले ही मैंने बोला है कि वेक्टर दरअसल 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट, जो कि दर्शाता है इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग मैग्नीट्यूड मानेंगे और इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की दिशा को हम लोग उस वेक्टर के डायरेक्शन के रूप में मानेंगे। तो अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक पॉइंट से तो कोई वेक्टर बनता नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर अगर आपको बोले कि व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए, तो कैसे निकालोगे? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके ओरिजिन को, पॉइंट को, इस पॉइंट को ओरिजिन से अगर आप मिलाते हो तो O से A के बीच का दूरी जो कहलाएगा इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे OA के रूप में। बाकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप लोग जान ही रहे हो, मैग्नीट्यूड O से A की दूरी और डायरेक्शन O से A के तरफ होगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई पॉइंट B है और आपको पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट B, तो करना क्या है? ओरिजिन से इस पॉइंट B को मिला देना है और ये लाइन जो है दरअसल OB को दर्शा रहा है और OB क्या है बच्चों? दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B। आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो होगा उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे और ओरिजिन से लेकर उस ओरिजिन जो है वहां पर इनिशियल पॉइंट की तरह काम करेगा और वो पर्टिकुलर पॉइंट टर्मिनल पॉइंट की तरह काम करेगा फॉर द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को देखा और कल से हम लोग शुरू करेंगे एडिशन वेक्टर, जहां से क्वेश्चनों की शुरुआत होती है। इस टॉपिक के लिए रिकमेंडेड बुक सिंगेज रहेगा। आप लोगों के पास अगर सिंगेज नहीं है तो केसी सिन्हा या फिर कोई और भी बुक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी बुक में कोई भी खामी नहीं है, खामी सिर्फ हमारे अंदर होती है अगर हम क्वेश्चंस नहीं करते हैं मैथ्स में। तो करना क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप लोग रिलेटेड टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को बनाते चले जाओ और डाउट्स के लिए मैं अलग से एक लेक्चर रख दूंगा। ओके स्टूडेंट।